नमस्कार, थिंक 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेंद्र किलानौत। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज मौसम की बूंदाबांदी के साथ में ही सियासत की बूंदाबांदी भी जारी है। सचिन पायलट ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार के ऊपर मोर्चा खोल दिया है। राजेंद्र राठौड़ आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अशोक गहलोत सरकार को उन्होंने अपने अंदाज में घेरा। इसके अलावा तमाम राजस्थान की राजनीतिक घटनाओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप बिदावत। प्रदीप जी के साथ में चर्चा करेंगे। प्रदीप जी, एक बार फिर से सचिन पायलट लगातार फ्रंट पर आ गए हैं और लग रहा है कि अब वो इंतजार करने के किसी भी मूड में नहीं है। लगातार उनको तारीख पे तारीख मिलती जा रही है अपनी ही सरकार के खिलाफ। अब वो एक बार फिर से मुखर हो चुके हैं। देखो, ये झारखंड महादेव के मंदिर आज पहुंचे थे सचिन पायलट। उन्होंने फिर वहां पर पूजा अर्चना की, जल से अभिषेक किया और उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि शिव का तीसरा नेत्र खुलेगा। पत्रकारों ने जब पूछा भी कि क्या, तो उनका ये कहना है कि 2 सप्ताह हो चुके हैं उनके अनशन को। करीब ठीक है 11 तारीख को उन्होंने अनशन किया था, आज 23 तारीख है, तो करीब 2 सप्ताह हो गए हैं। और उसमें जो जवाब दिया गया है उससे सचिन पायलट असंतुष्ट दिखे और उन्होंने कहा कि पटवारियों पर कार्रवाई के लिए सरकार में नहीं आए थे। हमारा ये था कि सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचारी जो पनपे हैं, इस पे कार्रवाई की मांग उन्होंने की। और जिस तरह से कि ये गोलमोल जवाब उन्होंने वसुंधरा राजे का जो जवाब था, नींबू पानी, नींबू रस और जी एक साथ नहीं, दूध और उसका, तो सचिन पायलट ने उसका भी जवाब दिया और कहा कि ये तो कहा भी नहीं कि किसी की तरह की मिलीभगत है। तो सचिन पायलट यहाँ वसुंधरा राजे पे हमलावर नहीं है। ठीक है, यहाँ हमलावर वो सीधा सीधा अशोक गहलोत। आज सचिन पायलट ने रंधावा को भी लपेट लिया। ठीक है, और उन्होंने ये जरूर कहा कि वो सीधे हैं, ये है वो, लेकिन वो निशाना बड़ा सटीक लगा। अब ये है कि निशाना था, बिल्कुल, तो बिल्कुल, मुंह तो खुला है, बिल्कुल खुला है। और सचिन पायलट ने ये साफ कर दिया कि जिस मुद्दे को लेके वो 2018 के चुनाव में जनता के बीच गए थे, उस मुद्दे पे वे मुखरता से खड़े हैं। पार्टी उनके साथ रहे, स्वागत है, नहीं रहे तो भी वो इस मुद्दे को लेके जाएंगे। और उन्होंने कहा है कि खुले तौर पे मेरे लिए ये कहा गया है कि आप विरोध कर रहे हो पार्टी का। तो वसुंधरा राजे द्वारा शासित भाजपा सरकार में जो सो कॉल्ड भ्रष्टाचार है, उनके आरोप, उनको लेके मुद्दा उठाना कांग्रेस का विरोध कैसे हो गया, ये सवाल सचिन पायलट लगातार उठा रहे हैं। और अब आला कमान जो है वो किस तरह से इसको देखता है। उन्होंने ये भी कहा कि पावर जो है वो सेंट्रलाइज हो गए हैं। मंत्रियों को लेके भी अब नई जो बात आई है सचिन पायलट के कहने पे, ये भी देखने वाली बात है कि संगठन और जो मंत्री गहलोत सरकार के हैं वो सेंट्रलाइज हैं। सत्ता केंद्रीकृत हो गई, अशोक गहलोत तक सिमट के रह गई। तो अब ये सीधी लड़ाई है। बेसिकली इसे शीत युद्ध कहा जा रहा है, राजनीतिक शीत युद्ध अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में। इसी मुद्दे पे राजेंद्र राठौड़ ने आज भाजपा के जो प्रदेश कार्यालय है उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में कहा है कि जो पार्टी आपस में ही लड़ रही है उससे डेवलपमेंट की क्या उम्मीद है, चुनाव में परफॉर्मेंस की क्या उम्मीद है। तो बीजेपी इसमें बड़ा सेफ चल रही है। इन सारी घटनाक्रमों को देखें, राजेंद्र राठौड़ का बयान देखें, सेफ ऐसे हैं कि विपक्ष का काम है विरोध पैदा करना, तो कांग्रेस अब आपस में ही नहीं। बीजेपी तो इतना सेफ चल रही है कि सचिन पायलट आरोप लगा रहे हैं वसुंधरा राजे की सरकार पर, तो वहां बीजेपी में भी वसुंधरा राजे की तरफ से कोई बैटिंग करने वाला फ्रंट पर नहीं आया। नहीं, बड़ा बिल्कुल नहीं, वसुंधरा राजे ने खुद ने अपनी बात वो कही। लेकिन एक चीज देखिए कि सचिन पायलट का जो आरोप है वो व्यक्तिगत आरोप नहीं है वसुंधरा राजे के खिलाफ। वो है कि उस सरकार में, उस व्यवस्था में एक जो कहते हैं ना कि साझा जो व्यवस्था होती है डेमोक्रेसी में, उस व्यवस्था पे प्रश्न है। कह रहा हूं प्रदीप जी आपको, जैसे कि वसुंधरा राजे की सरकार पर सचिन पायलट ने इस तरह के आरोप लगाए हैं, भाजपा इसको जिस तरह से डिफेंड कर रही है मुद्दे को, तो वो सचिन पायलट पर पलटवार कर रही है। भाजपा के कितने भी मंत्री विधायकों के आप बयान देख लीजिए, संगठन के लोगों के बयान देख लीजिए, वो सरकार को डिफेंड नहीं कर रहे हैं कभी। ये एक थोड़ी सी समझने वाली बात। सरकार जा चुकी सर, नहीं, वसुंधरा राजे की सरकार जा चुकी, ठीक है। तो उनका जो डिफेंडिंग या जो ऑफेंसिव होने की बात है वो यहाँ लागू नहीं होती निश्चित तौर पर, क्योंकि उनका तो ये कहना ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हुए तो सरकार जांच कराए। सीबीआई जांच कराने को सरकार तैयार नहीं। तो ये तो बीजेपी कह चुकी है पहले कि ये आरोप झूठे हैं। वो तो पहले ये जब आरोप, मुद्दा क्या है कि 2018 से पहले जब कांग्रेस प्रतिपक्ष में थी तब ये आरोप लगा रही थी, बीजेपी उसी समय मना कर चुकी। उसके बाद एक रिजल्ट आया,
इनके इन आरोपों के आधार पे कांग्रेस को सत्ता मिली, सदारत किसी की रही हो, लेकिन जनता ने अपना काम कर दिया। अब वो भ्रष्टाचार को लेके बीजेपी कुछ कहे, सचिन पायलट कुछ कहे, इससे पहले अशोक गहलोत गवर्नमेंट की ओर से जो आलाकमान को जवाब भेजा गया है उसे देखा जाना चाहिए। इवन सचिन पायलट ने आज कटारा की नियुक्ति को लेके कहा है, बाबूलाल कटारा की नियुक्ति को लेके, कि सरकार पहले यह जवाब दे रही थी कि कोई भी इन्वॉल्व नहीं है पेपर लीक में, कोई भी अधिकारी या ऐसा व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं, अब पकड़ा गया। उस पर तो अशोक गहलोत भी अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं कि बाबूलाल कटारा की जो गिरफ्तारी हुई थी, अशोक गहलोत की एक लंबी पूरी पोस्ट आई थी फेसबुक पर, उन्होंने ट्विटर पर उन्होंने अपना पक्ष स्पष्ट किया था, वो भी देखने लायक है। नहीं, एक्चुअल में तो एक तो रूटीन प्रोसेस है, अगर देखा जाए तो अगर मान लीजिए कि इस मुद्दे पे कभी भी सरकार या व्यवस्था किसी तरह का स्पष्टीकरण जारी करती है तो लगता है कि कुछ चीजें, जैसे आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें यह है कि सरकार या व्यवस्था क्या छुपाने की कोशिश कर रही है, अगर वो कुछ बता रही है तो उसमें यह देखिए। तो इसमें निश्चित तौर पे बड़ा घालमेल है, आरपीएससी में एक बड़ा खेल चला है। अकेले व्यक्ति की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो ज्वाइनिंग से पहले ये पता हो लोगों को कि इनकी ज्वाइनिंग हो रही है, ये आरपीएससी मेंबर बन रहे हैं, और आते ही वो बैटिंग शुरू कर दे और इतना बड़ा खेल खेल जाए। क्योंकि 22 में आते आते तो ये मामला बहुत, और कटारा को 2 साल ही हुए थे, तो इस पूरी जो व्यवस्था है इसी पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है कि एक पवित्र व्यवस्था थी जो अच्छे लोगों का चयन करती थी, वो खत्म हो चुकी है राजस्थान में। अब उस पर आप स्पष्टीकरण देके तो यही है कि दाल में कुछ काला है। फिर से सचिन पायलट पर लौटेंगे। अब तक सचिन पायलट के निशाने पर अशोक गहलोत हुआ करते थे, लेकिन अब एक जो सेकेंडरी इसमें जुड़ी है वो है रंधावा। क्या लगता है कि अब सचिन पायलट और ज्यादा मुखर होंगे? बाकी के जो ऊपर के पायलट खेमे को अब ये लगता है कि रंधावा अब तक निष्पक्ष थे, लेकिन अब उसने ये मान लिया है, उस खेमे ने, कि रंधावा जो है वो पार्टी बन रहे हैं इस मामले में। तो जिस तरह से सचिन पायलट का अपन बयान देखें तो उससे साफ है कि उन्होंने ये मान लिया है कि रंधावा भी अब गहलोत खेमे की भाषा बोल रहे हैं। कहीं ये भी लगने लगा है कि क्योंकि जिस तरह का जवाब भेजा है ना रंधावा ने, रंधावा की ओर से जिस तरह का जवाब भेजा है वो डिफेंडिंग करने का जवाब है। भाई आप किसी तरह की जांच कर रहे हैं, चाहे वो पार्टी की जांच करिए, चाहे न्यायिक करिए, चाहे व्यक्तिगत कीजिए, तो उसमें दोनों पक्ष लिए जाते हैं। इस पक्ष को लेके जो न्यूनता है, जो अल्पता है, उस पर एक सवाल उठता है कि लगातार 25 सितंबर वाली घटना को आज सचिन पायलट ने कोट किया कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन जो कि प्रभारी और जो यहाँ पे ऑब्जर्वर के तौर पे खड़गे आए थे, उनकी बेइज्जती हुई है सीधे तौर पे, मतलब आला कमान को ठेंगा दिखाया गया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, वो पार्टी का विरोध नहीं है। जबकि पूर्ववर्ती सरकार जो कि किसी और पार्टी की थी, उसके द्वारा तथाकथित भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना एक विरोध, पार्टी का विरोध कैसे हो गया, अपनी ही पार्टी का विरोध कैसे हो गया। तो सचिन पायलट बड़े सधे हुए अंदाज में खेल रहे हैं। रंधावा को भी उन्होंने पार्टी तब बनाया जब वो पार्टी बने हैं, अपने लेवल से फ्रंट फुट पे आए हैं। रंधावा पे जो आरोप लगे हैं वो भी बड़े गंभीर आरोप लगे हैं, जिस तरह से कंपनी की बात आ रही है, जिस तरह से कुछ प्रिविलेजेस की बात आ रही है, सच कितना है ये अभी देखने वाली बात है, लेकिन अखबारों में ये खबरें आ चुकी हैं और इस पे चर्चा करनी बनती है। नहीं, रंधावा के आप बयानों को देख लीजिए, जिस तरह से उनके लगातार बयान बदलते जाते हैं, जिस तरह से राजस्थान वो 4 दिन रुकते हैं, उसके बाद में सचिन पायलट से मीटिंग तक नहीं करते हैं। कभी वो कह देते हैं कि ये पार्टी विरोधी है, कभी वो कह देते हैं कि ये मुद्दा तो सही है लेकिन ठीक टाइम पर नहीं उठाया है। वो बार बार इस बात को कहते हैं कि अब तक कार्रवाई नहीं हुई लेकिन अब कार्रवाई करूंगा, बयान वीरों पर कार्रवाई करूंगा, इसको पंजाब नहीं बनने दूंगा राजस्थान को, लेकिन बन अभी तक रंधावा से कुछ। देखिए, इसमें पूरे में अगर अपन कंक्लूटिवली बात करें तो वो ये है कि इसमें दोनों ही पक्ष पे बात करें, दो धुरी हैं जो आपस में, एक अशोक गहलोत हैं और एक सचिन पायलट। अशोक गहलोत क्या चाहते हैं? अशोक गहलोत के 3 टारगेट हैं। पहला कि उनकी सरकार रिपीट हो, चौथी बार गहलोत सरकार, जो ऑन रिकॉर्ड वो ला चुके हैं। दूसरी चीजें जिसमें एक्ट चल रहा है दूसरी चीज में, लेकिन वो ओपन नहीं है, वो है सचिन पायलट की राजनीति को राजस्थान में खत्म करना। तीसरा अपने पुत्र वैभव गहलोत को, ठीक है। तीसरा वाला दूसरे वाले पे डिपेंड करता है, पहले और दूसरे पे। तो ये तो इधर से हैं। अब सचिन पायलट क्या चाहते हैं? सचिन पायलट की ओर से खुले तौर पे ये लग रहा है कि वो अशोक गहलोत के साथ नहीं जाएंगे। जिस तरह से वो चाहते हैं कि अशोक गहलोत यहां नहीं रहे, जैसा अशोक गहलोत चाहते हैं कि सचिन पायलट नहीं रहे। दूसरा, सचिन पायलट ने ये नहीं कहा कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनना है,
सचिन पायलट की डिमांड हमेशा से ये रही कि जो कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे थे, फिर ये आगे जनता के वादे पूरे नहीं हुए, तो बड़ा डेमोक्रेटिकली वो खेल रहे हैं और इथिक्स की बात भी उसमें वो कह रहे हैं, अपील करने की गुंजाइश नहीं दे रहे। ठीक है। अब उनकी जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि वो आला कमान को भी ये कह रहे हैं कि संगठन और व्यवस्था जो है उसमें, तो इनको अगर देखा जाए तो सचिन पायलट कुछ तरीकों में जरूर फेल रहे हैं, अशोक गहलोत की गुगली का शिकार हुए हैं, चाहे वो मानेसर बीजेपी के इलाके वाले राज्य में चले गए, और उसके अलावा कुछ चीजें जो इस तरह से प्रस्तुत कर दी गई या उनसे कुछ गलतियां हुई है। तो जब फ्लोर टेस्ट की बात आई तब तो सचिन पायलट यहाँ आए थे ना, कांग्रेस के पक्ष में ही आए, उन्होंने स्पीच में कहा अपनी कि हमारा जो विरोध था वो अपने ही हमारा व्यक्तिगत था, पार्टी के नाते हम एक हैं। अब देखने वाली बात है क्या कांग्रेस सचिन पायलट को खो देगी। कांग्रेस की हिस्ट्री को देखें तो बड़ा एक वो देखता है, कांग्रेस में जब भी कभी संगठन से बड़ा होने की किसी ने कोशिश की तो वो एक पीक तक लाए जाते हैं, बहुत वेट कराती है कांग्रेस, फिर ड्रॉप करती है। तो क्या कांग्रेस उस राह पे है कि सचिन पायलट को ड्रॉप करेगी, या सचिन पायलट उस राह पे हैं कि वो एक पीक तक ले जाएं कि अशोक गहलोत जो योजनाएं वगैरह पब्लिक है ना, और जब आचार संहिता लग जाए तब वो मूव करे। तो ये 2-3 सवाल बड़े रोचक हैं कि आप ये देखिए कि 67 के अंदर इंदिरा गांधी का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कामराज के साथ में, वो एक पीक तक लाते हैं, जयपुर में ही उनको अंतिम बार अध्यक्ष बनाया गया और फिर बाद में कामराज को पार्टी छोड़नी पड़ती है, पार्टी नहीं सॉरी मतलब अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ता है। इसी तरह से आप ये देखिए कि शरद पवार का दावा था 91 में प्राइम मिनिस्टर के लिए, लेकिन सोनिया गांधी या गांधी फैमिली की वीटो के आधार पे शरद पवार को रोका जाता है, राव को आगे किया जाता है। उसके बाद में फिर लेकिन जब जेडीएस के जो अभी क्या कहते हैं कर्नाटका के बड़े क्षत्रप हैं देवेगौड़ा, वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे समर्थन वापसी हुई और गुजराल को बनाया गया। उस समय भी शरद पवार चाह रहे थे क्योंकि वो देश के रक्षा मंत्री रह चुके थे, तो वो चाह रहे थे कि भी उनका नंबर आए। शरद पवार वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा जो है वो दूसरी पार्टियां उठा सकती हैं। तो पवार जो है वो पार्टी से बाहर हो गए, लेकिन बहुत लंबा टाइम 91 से लेके 97-98 तक 6-7 साल लगे पवार को आउट होने में। उसी तरह से ममता बनर्जी इंडिविजुअल टूटी कौन, कांग्रेस। आप ये देखिए कि जगन रेड्डी का आप उदाहरण देखिए। उसके अलावा कांग्रेस में से बहुत सारे उदाहरण हैं। इवन प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बनने के बाद भी राष्ट्रपति उन्हें बनाया गया, उसके मतलब उनका तो कहीं कोर्ट भी है कि इस तरह से बड़े पीक तक लाते हैं फिर छोड़। क्या सचिन पायलट को इस तरह से छोड़ा जाएगा? क्योंकि इंटरनल कांग्रेस के अंदर भी ये स्वीकारा नहीं जाता कि इस तरह की आप लोकतांत्रिक विरोध भी दर्ज करवाएं। ये एक छद्म कार्यशाला चलती रहती है, वहां पे पूरी टीम है, हालांकि उस टीम वाले भी सलटते हैं, है ना। तो जिस तरह से राव को आप देखिए, राव का जब निधन हुआ तो उनकी बॉडी तक हम उनकी वो क्या कहते हैं, अगर उनकी जीवनी को देखें तो एआईसीसी में नहीं लाने दी गई। नंबर सभी का आएगा अगर यही व्यवस्था कंटिन्यू रही, तो ये नंबर सभी का आएगा। वो एक पर तो अशोक गहलोत भी पहुंच चुके हैं। एग्जैक्टली लेकिन वो समय कब आएगा? वो उनके लिए तो नए नए जुमले आ चुके हैं, एआईसीसी की जगह एआईजीसी, गहलोत कांग्रेस। तो मैं यही कह रहा हूं कि अभी आला कमान जो है वो गहलोत को, क्योंकि जिस तरह से वो कॉन्फिडेंट है, जिस तरह से वो निर्णय ले रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने एक माहौल खड़ा किया है, उसमें निश्चित तौर पर यह है कि उन्होंने आला कमान को ये कहीं ना कहीं एहसास कराया है कि चौथी बार जो है वो वही चेहरा रहेंगे। गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। रंधावा को कन्विंस कर लेते हैं, केसी वेणुगोपाल को, यही तो जादूगरी है, ये उनका जादू। सुरजेवाला को कन्विंस कर। लेकिन ये है कि सचिन पायलट एकमात्र ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने उन्हें 5 साल चैन से नहीं बैठने दिया है। बाकी आज तक जब भी अशोक गहलोत के सामने कोई बड़े से बड़ा क्षत्रप भी आया, राजस्थान में परसराम मदेरणा, मिर्धा, या ऐसा कहते हैं उनके मारवाड़ी में कहावत है भाटे तैरते थे, पत्थर तैरते थे, सीपी जोशी बड़े क्षत्रप। तो हाँ जी, उनको 6 महीने नहीं लगाए उनको उनका शांत होने में, टिकट मिल जाए, बिल्कुल काफी मेहरबानी। तो ये जो स्थिति है, सचिन पायलट ने बड़ा भाई वोट, जाति का वोट बैंक परंपरा से आते हैं वो जो नेता थे। अब जैसे लोग ये कहते हैं कि सचिन पायलट के पीछे एक जाति का वोट बैंक है,
लेकिन सचिन पायलट तो खुले तौर पे खुद को कहते हैं कि मैं एक जाति का लीडर नहीं आप हूं। उससे पहले भी जिन नेताओं की, आप जैसे मिर्जा परिवार को देख लीजिए, तो मिर्जाओं के पीछे भी जो पूरा खानदान है मिर्जाओं का, उनके पीछे भी एक जाति का ही वोट बैंक था। बिल्कुल मदेरणा परिवार के जाति का वोट बैंक, और वो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि जी। पायलट के पीछे एक जाति का वोट बैंक है, लेकिन पायलट जो है वो घोषित तौर पर एक जाति के लीडर नहीं है। ठीक बात है ना, उन्हें दूसरे समाजों का भी, और उन्होंने एक बड़ा मैनेजमेंट किया था, मीणा गुजर कॉन्फ्लिक्ट खत्म किया। ठीक है। इवन राजपूत जो कम्युनिटी है जिसको कांग्रेस का वोट बैंक नहीं माना जाता, मुझे याद है 5 से 6 लोग प्रदेश सचिव के स्थिति में थे। कांग्रेस में आज सिर्फ एक राजपूत प्रदेश सचिव है, मतलब प्रदेश कार्यकारिणी में बड़े पद पे, उसके अलावा कोई नहीं है, और वो जो है वो भी पायलट के में से हैं। ठीक बात है। तो ये मैनेजमेंट जो है वो सचिन पायलट ने किया था, दूसरी जातियों को साथ लाना, दूसरे वर्गों को साधना। बात है, जाट कम्युनिटी को वो अपने साथ ले आए हैं। जाटों के जो अधिकतर विधायक हैं, मैं कहूं कि वो सचिन पायलट का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो ये उनकी बड़ी स्वीकार्यता आप कह सकते हैं। लेकिन वो जो लोग थे मदेरणा मिर्जा, वो बिल्कुल कास्ट के लीडर थे, पार्टी में थे, लेकिन उनका ज्यादातर प्रभाव जो था अपनी जाति में था। जाति के लोगों के आधार पे उन्होंने बड़ी राजनीति की। तो सचिन पायलट, अशोक गहलोत को उन्हें सल्टाने में समय नहीं लगा, लेकिन सचिन पायलट की जड़ें उखाड़ने में अशोक गहलोत को बहुत समय लग रहा है। तो इसमें दो चीजें हैं, क्या पार्टी सचिन पायलट को बाहर का रास्ता दिखाएगी, या पार्टी ने कोई और निर्णय कर रखा है, या सचिन पायलट एक पीक पे लाके पार्टी को छोड़ेंगे। तो दोनों चीजें आती है। लेकिन अभी तक के जो बयान हैं उससे साफ लगता है कि सचिन पायलट इस खेल को और आगे ले जाएंगे, और उन्हें बड़ा आनंद आ रहा है इस खेल को खेलने में। इसी बीच कांग्रेस महंगाई राहत के उस पे कल से कैंप चालू हो रही है, जो महत्वाकांक्षी स्कीम है जी, और इसको लेके, लेकिन इस स्कीम में एक चीज ये है कि बिजली में आपको 100 यूनिट छूट देनी है, तो उसी को देनी है जिसके पास कनेक्शन है, कनेक्शन ऑन रिकॉर्ड है। उसे फोटोकॉपियां लेके वहां कैंप जाने की जरूरत क्यों है? गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना आपके पास ऑन रिकॉर्ड है, उसे फोटोकॉपियां लेके वहां जाने की जरूरत क्यों है? तो तमाम तरह के कार्ड बनाने के बाद, आधार कार्ड, बामाशाह कार्ड, जन आधार कार्ड, चिरंजीवी कार्ड, ये कार्ड वो कार्ड, वो बनाने के बावजूद भी अगर लोगों को चक्कर ही काटने हैं, ये वाला फैक्टर जो है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ई मित्र से कर दिया जाए। लेकिन चूंकि ये एक महत्वाकांक्षी योजना वोटिंग के लिए है, और इस प्रचार के लिए वहां होर्डिंग्स होंगे, आप ये देखिए जयपुर को पार्ट दिया गया है महंगाई राहत, सभी जगह तो ये जनता को ये एहसास कराया जा रहा है कि भाई ये जो है मतलब एक छवि मेकिंग का काम है, एक बड़ी कंपनी को काम मिला है, जैसा हम लगातार बॉक्स उसका जो कंटेंट है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से भी दिखाई दे रहा है। आप एक थोड़ा चेंज देख सकते हैं जिस तरह का कंटेंट वहां से। कलर्स की भी बात आई है कि उन्होंने मैजेंटा कलर को जिस तरह से ऑप्ट किया है कि आंखों में मोतियां उतरे किसी तरीके से लोगों की, है ना, आंखों से विचार बदले और विचारों से भाव बदले, और भाव जो है वो ईवीएम के उस बटन तक जाए। लेकिन समय बहुत लंबा है, 6-7 महीने का टाइम है। इस टेम्पो को कैसे बनाए रख सकते हैं जबकि सचिन पायलट लगातार बैटिंग कर रहे हैं अपनी ओर से, और मीडिया उन्हें बड़ा कवर कर रही है। बात थोड़ा सा मारवाड़ से करेंगे। रामेश्वर डूडी एक बार फिर चर्चाओं में बने हुए हैं। पिछली बार उन्हें अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता दिया। इस सरकार में उन्हें ऐसा कहा गया कि सरकार बनने के बाद में डूडी की नाराजगियां थी। डूडी एक कैसे नेता हैं, पूरे बीकानेर पर प्रभाव रखते हैं और खांटी नेता हैं, कुल मिलाकर लंबे टाइम तक शासन में रहे हैं, उसके बाद में नेता प्रतिपक्ष रहे, 3-4 साल वो लगातार ठंडे बस्ते में रहे, उसके बाद में एक बार फिर से फ्रंट पे है। ये क्या जादूगरी है? पिछली बार जादूगरी आप पिछली बार उनके साथ खेल हो गया। लास्ट टाइम में उन्होंने कहा कि मैं सीएम पद का दावेदार हूँ, तो फिर कुछ लोगों ने वहीं सेवा कर दी। तो ये तो पॉलिटिकल ये है कि आप पहले ऑडिटोरियम में उनको मुख्यमंत्री बिल्कुल बड़े गर्मजोशी के साथ में ले जाते हैं, बगल में बैठाते हैं, जो सीट सचिन पायलट अशोक गहलोत के लिए कहा जाता है कि उन्होंने जिसके कंधे पे हाथ रख दिया उसके कई सारे मायने हैं। तो वो जादू में क्या निकलेगा, है ना। इस बार गोविंद मेघवाल और रामेश्वर डूडी भिड़े हुए हैं। हाँ, एक मुद्दे को लेकर कि जो विश्वनाथ मेघवाल हैं उनको रामेश्वर डूडी ने एक कार्यक्रम में बयान दिया कि पिछली बार भाजपा का टिकट मैंने इनको दिलाया था, यानी मैंने सिफारिश की थी। इसको लेकर अब गोविंद राम मेघवाल और रामेश्वर डूडी हैं वो प्रतिद्वंदी माने जाते हैं बीकानेर में। गोविंद राम मेघवाल का अभी SC/ST सम्मेलन जो हुआ था यहाँ पे जयपुर में, उसमें गोविंद राम मेघवाल वाला जो वीडियो वायरल हुआ, तो एक बैठक के अंदर जब प्रभारी ने यह पूछा कि SC/ST में हमारी योजनाओं का हमारी छवि कैसी है, तो एक मंत्री का यह जवाब था कि वो तो गोविंद राम मेघवाल के साथ में जो व्यवहार हुआ उससे साफ दिखता है।
तो बड़ी हालत विकट हो गई। तो वहां एक जाट कम्युनिटी के भी बड़े लीडर थे, उन्होंने कहा कि वैसे जो जाट महासम्मेलन हुआ था उसमें भी क्लियर हो गया है कि सरकार की, और दूसरा ब्राह्मण महासम्मेलन हुआ तो जिस तरह से अश्विनी वैष्णव गर्जे, जिस तरह से बाकी नेता ब्राह्मण नेता गर्जे, और बीजेपी ने जो रिजल्ट दिया है उससे साफ हो गया है कि सरकार की छवि अलग अलग जातियों में कैसी है। नहीं, एक बार फिर से जैसे ही चुनाव हुआ, इससे पहले रामेश्वर डूडी कहीं भी चर्चा में नहीं थे, क्या एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में जो सम्मेलन हुआ था पार्टी का, उसमें उन्हें जगह दी गई। हाँ, और कांग्रेस में अभी जो बड़े जाट लीडर्स हैं, डोटासरा का प्रभाव सीकर जिले में भी पूरा नहीं है, वो लक्ष्मणगढ़ सीट सिक्योर कर सकते हैं। तो जाट नेता के तौर पे हनुमान बेनीवाल स्थापित हो गए। रामेश्वर डूडी ने हुंकार आप जाट महासम्मेलन में उनका भाषण सुने तो उन्होंने जाट मुख्यमंत्री की बात कही है। अब अशोक गहलोत ने हाथ रखा है तो वो क्या उस मांग से नीचे उतरेंगे या कुछ रहेगा, वो अलग चीजें हैं। लेकिन चुनाव वो भी हारते रहे हैं, आपने देखा होगा। नोखा एक ऐसी सीट है, वहां एक बार कोई जीतता है, एक बार कोई जीतता है, अलग स्थितियां रहती है। वहां एनसीपी का बोर्ड बन जाता है, नगर पालिका में कुछ भी हो सकता है वहां पे। वो नोखा मतलब अनोखी सीट, अनोखा है, बिल्कुल अनोखा है। तो बिल्कुल जूनियर बिहारीलाल बिश्नोई ने खेल कर दिया था। बिल्कुल कर दिया। बिहारीलाल बिश्नोई पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं, तो उन्होंने कई बार खेल किया है। तो ये सारी चीजें, बीकानेर जो है वो मारवाड़ का हिस्सा नहीं, आप मारवाड़ बोल रहे थे, बीकानेर थली का हिस्सा है, तो वहां पे अलग तरह की पॉलिटिक्स है। आपको आश्चर्य नहीं होगा कि इस बार हनुमानगढ़ और गंगानगर के अलावा भी आम आदमी पार्टी बीकानेर के अंदर कोई खेल कर जाए, क्योंकि वहां के जो नोखा अकेला ही अनोखा नहीं है। आपको लूणकरणसर में खेल देखने को मिल सकता है, वहां पे कोलायत में मिल सकता है, जिस तरह से देवी सिंह भाटी अंदाजे जुदा पे चल रहे हैं। तो कई सारी चीजें हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं, इन पे अपन लगातार दर्शकों से लगातार ही रूबरू होंगे। राजेंद्र राठौड़ ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। हाँ, राजेंद्र राठौड़ ने वो, चूंकि वो प्रोग्राम आज था तो जिसमें बीजेपी के बड़े नेता तो नहीं गए, लेकिन वो उनका एक निजी प्रोग्राम था, और उनकी जो टीम थी जिन्होंने ब्लड डोनेशन का, और ये लगातार जो करते आ रहे हैं, वहां बात भी हुई थी। तो उन लोगों का ये कहना था कि भाई ये एक निजी इवेंट है, कंटिन्यू चलता आ रहा है, और इसका कोई पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स नहीं है। लेकिन चूंकि राजनीतिक व्यक्ति का कोई भी कदम राजनीति के हिसाब से ही देखा जाता है, तो इसे उसी हिसाब से देखा जाएगा कि उन्होंने जयपुर में जिन्होंने ब्लड डोनेशन किया था उनके लिए एक इवेंट किया। इसके बाद में जो बाकी जो संभाग हैं उन संभागों में भी ये कार्यक्रम करेंगे निश्चित तौर पर। तो तमाम मुद्दों पर वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप बिदावत के साथ में हमने चर्चा की। कल जैसे ही राजस्थान की सियासत का मौसम बदलेगा, चर्चा में आपके साथ में फिर से जुड़ेंगे। राजस्थान से जुड़े तमाम मुद्दों को जानने और समझने के लिए जुड़े रहिए Think360 के साथ। धन्यवाद।